बिल्ड आइकॉन इस प्लेटफॉर्म में। हम लोग ये जलगांव में, और मेरे साथ है इंजीनियर जितेंद्र लाल सर, जो नमस्ते। पिछले 20 साल से इस फील्ड में बहुत अच्छा, बहुत उम्दा काम कर रहे हैं। रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, ऐसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। तो उनके साथ बातें करेंगे, जिसमें जान लेंगे कि कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा, आगे उनकी सफर कैसे होने वाला है, उनके व्यूज क्या है इस इंडस्ट्री को लेके, इस सब के बारे में बिल्ड आइकॉन इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बातें शुरू करेंगे आपके स्कूलिंग डेज से, थोड़ा फ्लैशबैक में जाएंगे। तो ओके। आपका स्कूलिंग कैसे था, फिर कॉलेज कैसे था, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सिविल इंजीनियरिंग इस फील्ड में आने के लिए आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला कि आपको लगा ओके। कि मैं भी सिविल इंजीनियर बनूंगा? ओके। ओके। कैसी ओके। रही स्टोरी? ठीक है। तो अभी स्कूलिंग तो कैसा था कि हमारे फादर जो थे वो पीडब्ल्यूडी में अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट पे थे। हम्म, तो एवरी 6 ईयर्स जो था उनका ट्रांसफर होते रहता था। हम्म, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज चेंज होता था। हमारा स्कूल ऐसा पर्टिकुलर एक जगह पे स्कूलिंग नहीं हुआ है, पार्शियली यहाँ वहाँ कहीं कभी शाहदा में हुआ, कभी दुलिया में हुआ, कभी जलगांव में भी हुआ है, अहमदनगर में हुआ है। तो ऐसे ब्रेक ब्रेक में हुआ है। तो मेरा जो फाइनल जो लास्ट का जो 8 9 10th था, तो वो मेरा संदीपनी इंग्लिश स्कूल था शाहदा में। डिस्ट्रिक्ट अभी नंदुरबार हो गया है, वो पहले डिस्ट्रिक्ट दुलिया था। हम्म, तो वहाँ से हुआ है। तो वहाँ से फिर फादर का ट्रांसफ़र हुआ, 10th वहाँ पे हुआ। तो फादर का ट्रांसफ़र अहमदनगर में हुआ। फिर अहमदनगर में फिर शिफ्ट होने के बाद में फिर कॉलेज के लिए तो पहले एडमिशन ले लिया था मैंने 11th 12th में साइंस में। लेकिन फिर जो बड़े भाई भाई हैं, अभी हम लोग टोटल 5 भाई हैं। मैं थर्ड नंबर का हूँ। मेरे सबसे बड़े भैया जो है वो भी सिविल इंजीनियर एमटेक किया हुआ उन्होंने। वो 10 ईयर्स जो थे वो संगमनेर इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर थे। तो वहीं पे रहते उन्होंने एमटेक भी किया स्ट्रक्चर से। और फिर यूपीएससी की एग्ज़ाम की तैयारी की उन्होंने, और फर्स्ट इसमें ही वो सिलेक्ट हो गए। तो अभी भैया, बड़े भैया जो दोनों थे, वो लगभग सिविल से ही थे। तो मेरे को पापा ने इनिशियली तो मुझे डाल दिया हुआ था साइंस में। लेकिन फिर बड़े भैया बोले यार अपन दोनों भी सिविल में जा रहे हैं, तो फिर अभी इसमें अपन इसको ऐसे साइंस में मजा नहीं आएगा। फिर उसको ये देखते हुए फिर मेरे को उनके साथ में ही मैंने, पापा ने बोला कि चल तू भी सिविल ही कर ले। तो उस इस ये जो था सब सिनेरियो सब ये करके फिर वो तब जाके हमारा मेरा ये हुआ कि भाई इनको इसको भी सिविल ही करेंगे। सेकंड नंबर वाले भैया हैं वो भी एमई हुआ है उनका भी, और पीएचडी भी हुआ है उनका सिविल से रिलेटेड ही। क्या वो बात भी एनएमयू यहीं से किया हुआ है उन्होंने भी। तो अभी वो पिंपरी चिंचवड़ इंजीनियरिंग कॉलेज में एकेडमिक डीन है। है, ओके, हाँ। क्या बात है। लेकिन फिर आपको अब ऐसा लगता है कि मैं सिविल इंजीनियर बनने से अच्छा कि और कुछ कर लेता, या उसमें भी मैं अच्छा कर लेता? नहीं, मुझे आपकी नहीं ऐसा पर्सनल लगता इंटरेस्ट है। किस में था? ठीक है, पर्सनल इंटरेस्ट ऐसा था कि मेरा मतलब शुरू से ही मेरे को डिजाइनिंग और ड्राइंग में मुझे शुरू से ही बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। ओके, अभी कॉलेज के टाइम पे भी हम लोग सबमिशन वगैरह करते थे, तो उसमें मेरे को बहुत इंटरेस्ट था। तो मैं अपना पहले खुद का जो सबमिशन था वो पहले कर लेता था। फिर बाद में मेरे दोस्त लोग जो वाह, आते थे, तो फिर वो उनसे कुछ ना कुछ बेनिफिट लेने मिल जाए, तो इस हिसाब से मेरा मतलब लगभग ऐसा बहुत अच्छा टाइम निकला है कॉलेज क्या में। बात है। अपना तो किया गया, सामने वाले के भी किया, क्योंकि अपने को इंटरेस्ट था उसमें। इंटरेस्ट, और काफी हाथ साफ था, हैंडराइटिंग अच्छी थी, ड्राइंग्स अच्छे थे। तो उससे इसीलिए मेरे को ज्यादातर इंटरेस्ट उसमें ही, डिजाइनिंग फील्ड में ही रहा शुरू से। क्या साइट का बात इतना मुझे नहीं रहा, लेकिन फिर भी साइट पे तो अभी कैसा जाना आना तो पड़ता है। है। लेकिन फिर भी इनिशियली मेरा मेजर जो है वो इंटरेस्ट डिजाइनिंग में ही डिजाइनिंग में था, था। क्या बात है। लेकिन ऐसे दोस्त होने चाहिए जो दूसरों को भी ऐसे मदद करे, तो ऐसे वाले दोस्त भी बहुत काम कर रहते हैं ऐसा। हाँ, वो तो तो है, वो तो है। और फिर और एक याद आपको पूछना चाहता हूँ जी कि सर। जब पहला प्रोजेक्ट आपने किया, क्योंकि हर एक इंजीनियर के हाँ। लाइफ में एक स्ट्रगल का पॉइंट आता यस है, यस। जब आप सीखते हो, हाँ। उसके बाद कहीं थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेते हो, और हम्म। फिर अपनी इंडिविजुअल प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो। तब जब ओके। आपने पहली इंडिविजुअल प्रैक्टिस स्टार्ट करी, और तो हम्म। आपका पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा था, उसके याद कुछ जुड़ी? अभी मेरे जो सबसे पहले जो क्लाइंट थे वो पाटिल, विनोद पाटिल करके थे। हम्म, तो वो बात है 2005-6 के टाइम पे ही थी। तो उनसे वो मतलब एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, क्योंकि वो एक पहचान के थ्रू ही आए हुए थे। तो उन्होंने काफ़ी गाइड किया। तो वहाँ पे इंटरेस्ट ऐसा था कि मुझे इनमें से मतलब कमाना कुछ नहीं है, सिर्फ अपना सर्विस देना है। भले जो फीस वगैरह थी हम्म, तो वो तो उन्होंने दिया, लेकिन काफ़ी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो ऐसे उन्होंने ऐसे ट्रीट किया जैसे बड़े भाई जैसा, एज ए क्लाइंट जैसे ट्रीट नहीं किया। हालांकि वो खुद भी सिविल इंजीनियर थे, तो उसकी वजह से उन्होंने मेरे को मतलब काफ़ी गाइड किया, और क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए।
काफ़ी सारी चीज़ें जो नहीं पता थी वो वाली वो सब चीज़ें उन्होंने मुझे बताई कि साइट के ऊपर कैसा एक्सपीरियंस रहता है, किस हिसाब से डिज़ाइन करना चाहिए, कौन सा इसमें अपन मिनिमम इसमें मैक्सिमम अपन यूटिलाइजेशन कैसा कर सकते हैं डिज़ाइन में। तो वो ये सब चीज़ें उन्होंने बताया था। ओवरऑल मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आया हुआ था ठीक। फर्स्ट प्रोजेक्ट पे। क्या बात है। अब आएंगे इस फील्ड से रिलेटेड कुछ सवाल के ऊपर। उसमें से पहला सवाल पूछना चाहूंगा कि इस फील्ड में अनस्किल्ड लेबर का परसेंटेज बहुत ज्यादा है। बाहर के स्टेट से आ रहे हैं या अपने स्टेट से भी, लेकिन उनको इस फील्ड के बारे में नॉलेज कम रहते हैं, और ऐसे लोगों के साथ काम करना कितना खतरनाक साबित हो सकता है, आप कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करते हो? एक्चुअली कैसा है पता है कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अनस्किल्ड अनस्किल्ड जो लेबर। है ना उसमें कैसा रहता है कि वो अनस्किल्ड के साथ साथ वो लोग कैसा करते हैं कि क्लाइंट के सामने आप जो स्किल्ड जो इंजीनियर है उसका जो इमेज है ना वो मतलब थोड़ा सा ऐसा निगेटिव इमेज क्रिएट करते हैं, और बहुत ज़्यादा हाइपर ऐसा ये करते हैं कि भाई नहीं ये तो आपको ऐसा करा देंगे या फिर नुकसान हो जाएगा। तो वो लोग ऐसा थोड़े से पैसे मतलब कमाने की थोड़े से पैसे ज़्यादा कमाने के चक्कर में वो लोग ये सब टेक्निकली जो चीज़ें रहती हैं वो उनको पता नहीं रहती हैं। तो वो उस चक्कर में वो थोड़ा सा मतलब निगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। तो ये तो अब अभी के टाइम पे सबसे मेजर इशू जो वो है कि ये जो नॉन टेक्निकल जो आदमी जो चलते आ रहे हैं और जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं और पार्ट टाइम ये करते हैं पार्ट टाइम वो करते हैं, तो उसकी वजह से वो लोगों को मतलब काफ़ी बहुत ज़्यादा हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है खासकर इंजीनियर लोगों को। तो उसमें आप अभी तक के एक्सपीरियंस तो बहुत ही खराब आया हुआ है। लेकिन अभी कभी कभी ऐसा पाला पड़ता है तो हम लोग अपनी तरफ से मैक्सिमम जो है ड्राइंग में जो है वो छोटी से छोटी जो डिटेल्स हैं वो देने की कोशिश करते हैं। फिर भी अगर उनको समझ में नहीं आता है तो भी फिर भी वो फ़ोन करके हम लोग उनको गाइड करते हैं। ऐसा नहीं कि हमने ड्राइंग दे दिया तो हमारा काम खत्म हो गया। तो फिर भी कभी उनको दिक्कत आती है तो हम लोग फिर भी उनकी हेल्प करते हैं। लेकिन ओवरऑल जो है मतलब 95% जो है तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत आता है। 5% कुछ है तो जो वो अच्छे से काम करते हैं कोऑर्डिनेट करके। बाकी 95% जो है वो थोड़ा सा है तकलीफ है ये फील्ड में हमको नॉन टेक्निकल लोगों की वजह से। क्या बात। अब और एक सवाल पूछना चाहूंगा, आप रेसिडेंशियल में भी काम करते हो। रेसिडेंशियल में काम करते वक्त हर एक क्लाइंट का एक हमेशा का सेंटेंस होता है कि हमारा बजट थोड़ा कम है और इसी बजट में हमको वो घर बिठा के दो। तो एक बतौर इंजीनियर आपको बजट भी देखना है और क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। हाँ। तो ये दोनों आप कैसे साथ में लेके चलते हो, बजट और क्वालिटी? तो बजट और क्वालिटी का कैसा है कि अभी हम लोग उसमें मिड रेंज में चलते हैं कि भाई जहाँ पे सामने वाले का फायदा भी हो और उसका नुकसान भी नहीं हो और 100% सेटिस्फेक्शन हो। तो उस हिसाब से हम डिज़ाइन भी उस हिसाब से करते हैं कि मटेरियल जो है वो यूज़ करते हैं कि भाई ज़्यादा महंगा भी नहीं हो और क्लाइंट के ऊपर ज़्यादा लोड भी नहीं आए और खूबसूरत दिखे वो हिसाब से। और अभी तो मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं कि लो बजट में भी बहुत अच्छा आपको आउटपुट आता है। तो यही सब चीजें हैं कि आप मटेरियल क्या लेते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ज्यादातर जो है लो बजट या मिडिल बजट में बस मटेरियल का ही रहता है कि अपन क्या सिलेक्शन करते हैं उस हिसाब से करते हैं। दूसरा, कंस्ट्रक्शन में प्लान या स्टेज सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्लान के बजाय हम आगे नहीं बढ़ सकते। आप उसमें 2D 3D दोनों में काम करते हैं। तो प्लान स्टेज का इम्पोर्टेंस आपके नजरिए से क्या है? इम्पोर्टेंस ये है कि भाई अपन मिनिमम जो जगह रहती है कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा हम यूटिलाइज कैसे करेंगे जगह को, वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रहता है। हर एक छोटी से छोटी जो जगह रहती है तो उसका हम यूज़ कैसे करें, क्योंकि ऑलरेडी आज के टाइम कैसा है कि मेनली प्लान अगर हम करते हैं तो अपने को पर्टिकुलर अपना एक प्लॉट चाहिए। तो प्लॉट अभी मीडियम रेंज वाले जो कस्टमर्स रहते हैं तो उनके 1000 1200 1500 से ऊपर जगह नहीं रहती है और एक साइड नॉर्मली कॉमन वॉल रहता है। तो उसमें प्लानिंग का बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से हम लोगों को ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है कि छोटी से छोटी जो जगह है उसका अच्छे से अच्छा यूज़ कैसे करें, और उसके साथ साथ में अपने को वास्तु के हिसाब से भी अपने को उसमें सब चीज़ें जो है वो देखनी पड़ती है। तो ये सब चीज़ें देख के फिर वो प्लानिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सिविल रिलेटेड जो रहती है ना उसका। क्या बात है। एक आगे का सवाल ऐसा है, थोड़ा इससे हटके है, लेकिन इससे है कि आप बेसिकली जलगांव में इतने सालों से काम कर रहे हैं, यहाँ पे आप सिविल इंजीनियर हो और आपने प्लानिंग का भी इम्पोर्टेंस बताया। तो ऐसा पूछना चाहता हूँ कि जलगांव का डेवलपमेंट का विजन आपके नज़रिए से आपको क्या लगता है कि आने वाले 15-20 साल में अगर अपने को जलगांव की ओवरऑल डेवलपमेंट करनी है तो बतौर इंजीनियर आपको क्या लगता है, कौन से फील्ड पे, कौन से सेक्टर पे आप काम करना चाहिए? देखिए अभी तो ये सब बोलने के लिए मैं इतना बहुत ही क्वालिफाइड नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरा अगर पर्सनल अगर आप
विचार अगर इसमें पूछेंगे तो मेनली कैसा है कि अगर जलगांव का बेसिक अगर डेवलपमेंट करना है तो वो होता है कि कॉरपोरेशन से स्टार्ट होता है वो। तो कॉरपोरेशन अगर हम प्लान पासिंग वगैरह करते हैं तो ये चीज़ें जो होती हैं ये अगर फ्लुएंटली और एकदम इजी वे में होएगी ना तो डेवलपमेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और ये सब जो चीज़ें आती हैं ये भी अगर थोड़ा स्मूथली और कोऑर्डिनेशन के हिसाब से होएगा तो डेवलपमेंट बहुत अच्छा होएगा। साथ ही साथ अगर जलगांव का अगर डेवलपमेंट चाहिए तो उसके लिए अपने को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जब होएगा तो वो एक एक्स्ट्रा अपने को बेनिफिट मिलता है उसका, तो उसमें भी डेवलपमेंट काफ़ी होने की ये है, मतलब चांसेस है उसमें, क्या जरूरत बात है। है। हाँ, बराबर तो उसमें बराबर भी अगर अपन ध्यान अगर दिया जाए तो काफ़ी हो सारा सकता है। हो सकता है। बराबर। अभी आपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया कि जैसे रोड से हम्म, या बेसिक जो प्रॉब्लम्स है, हम्म। पानी है, इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए अगर इसको जल्द से जल्द पूरा करना है तो? गवर्नमेंट ने स्टेप्स कैसा है कि जो स्टेप्स लेने की कुछ ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ें चल रही है ना उसी को ही अगर हम प्रॉपर वे में और कोऑर्डिनेट करके, क्योंकि देर आर वेरियस डिपार्टमेंट्स इन म्युनिसिप नगर पालिका, और नगर पालिका में वेरियस डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी के हैं, तो अगर इन सब लोगों का अगर कोऑर्डिनेशन प्रॉपर तरीके से अगर होता है ना तो चीज़ें जो है ना वो मतलब स्मूथली सब हो सकती हैं। तो वो मेन वही है कि कोऑर्डिनेशन अगर रहेगा तो, हालांकि देखो बाकी बेसिक चीज़ें सब कुछ है, धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है और रोड रास्ते वगैरह सब बन रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं पे ऐसी दिक्कतें आ रही है कि फिर रोड बन रहा है, फिर बनने के बाद में फिर से उसका डक्टेशन हो रहा है, फिर से खुदाई हो रही है क्योंकि उस पर ड्रेनेज की का होल नहीं दिया हुआ था। तो ये जो प्रॉब्लम आता है ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से होता है। अगर यही कोऑर्डिनेशन अगर प्रॉपर तरीके से हो जाए तो ये सब चीज़ों का नुकसान गवर्नमेंट का होता है, इसमें टैक्सेस हम ही देते हैं, तो ये इसकी वजह से थोड़ा सा क्या है फिर वो डिले हो जाता है। बराबर। अब फिर से एक सवाल पूछना चाहूंगा, कंस्ट्रक्शन में स्टील ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो स्टील जब आप सिलेक्ट करते हो किसी प्रोजेक्ट के लिए तो आप क्या पैरामीटर्स देख के स्टील सिलेक्ट करते हो? पैरामीटर्स ऐसा है कि भाई सबसे मेन क्या है कि ये कंपनी के ऊपर, कंपनी कौन सी है, कंपनी कितने साल से एस्टेब्लिश्ड है, क्या है उसके सब हम देखते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि भाई उनका प्लांट नियर बाय कहाँ पे है। फिर उसके बाद में और ये देखते हैं कि भाई क्वालिटी में और उनके जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स रहते हैं वो चेक करते हैं, और नियर बाय पास के पास में हमारा कौन डीलर है, और तो उस हिसाब से। और सबसे मेन जो चीज़ आती है वो हर एक चीज़ का एक ही मेन रहता है, रेट। रेट जहाँ पे बराबर, अपने को कोऑर्डिनेट मतलब अच्छी प्रॉपर मिले रहेगा और ये सब चीज़ें जहाँ पे सब सही रहेगी, परफेक्ट रहेगी, तो हम मटेरियल फिर वो लेते हैं। वहीं से लेते ओके, हैं। तो आपने आइकॉन स्टील इससे पहले कभी यूज किया है कोई प्रोजेक्ट पे? आइकॉन स्टील मेरे क्लाइंट के एक जगह पे किया हुआ था, इधर क्या बोलते हैं एरंडोल, एरंडोल के साइड पे मैंने एक जन को, दो जनों को रिकमेंड किया हुआ था, शायद एक जन ने ओके। शायद लिया हुआ था। लिया हुआ तो अभी मेरे साइड पे जाना इतना हो नहीं पाता है डिजाइनिंग के पार्ट की वजह से, था। ओके। फिर मेरे को इतना मैंने उनसे कोऑर्डिनेट हो नहीं पाया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने उस टाइम पे आइकॉन स्टील का लिया ही था। लिया हो। ओके, अब और एक आखिरी सवाल, यस सर। इस फील्ड में जो नए सिविल इंजीनियर आ रहे हैं, हम्म, जो जूनियर्स आ रहे हैं, हम्म, फ्रेशर्स आ रहे हैं, हम्म। उनको आप क्या सलाह दोगे? उनको यही सलाह देंगे कि वे जो भी काम कर रहे हैं तो वो हार्ड एंड फास्ट न करते हुए हर एक चीज़ को धीरे से थोड़ा सा टाइम लेके और उस चीज़ के अंदर पूरा डेडिकेशन देने के बाद में ही मतलब आगे बढ़े, क्योंकि कैसा है कि अभी काम जो आप करेंगे तो वो आपका रिफ्लेक्ट करता है कि आप कैसा काम करते हैं, तो वो आपकी जो मेहनत है उसके पीछे दिखती है। तो वो सबसे मेन है। तो मैं यही बोलूँगा कि भाई थोड़ा मेहनत का काम है, अभी सिविल में तो मेहनत के मेहनत सिवा है। कुछ भी नहीं है। तो वही बराबर है कि फुल टाइम अगर आपको अगर सिविल के इसमें काम करना है तो आपको फुल टाइम देना पड़ेगा। पार्ट टाइम ये करेंगे, पार्ट टाइम वो करेंगे तो उसमें मजा नहीं आता। बराबर। देना है तो आपको फुल टाइम अगर काम देंगे तो आपका डेवलपमेंट ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा अच्छे से होगा। क्या बात है। तो ये थे इंजीनियर जितेंद्र लाल सर, और जैसे उन्होंने बताया, कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे तो उसमें एक पेशेंस की जरूरत होती है, यस, कुछ सालों का काम रहता है तब वो जाके प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। होता है। अगर आप में पेशेंस है, काम करने की लगन है, अच्छा हार्ड वर्किंग की तैयारी है, तो इस फील्ड में आइएगा। इस फील्ड में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है यस, और ऐसे सीनियर्स आपकी वेट कर रहे हैं जो जूनियर्स आगे आ रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ आए इस थैंक यू। प्लेटफॉर्म में, और आने वाले फ्यूचर में भी अच्छे अच्छे आइकॉनिक प्रोजेक्ट आपके हाथों से बने, यस यही सर, आइकॉन स्टील की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।